हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ रेवती और मेरा काम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एंड टैरो कार्ड रीडिंग करना। जैसा कि मैंने आप सबके साथ पहले भी अपनी कई सारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की केस स्टडी को शेयर किया है, पास्ट लाइफ की स्टोरीज़ को शेयर किया है, आज भी मैं आपके लिए एक नई पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़ी हुई एक केस स्टडी को लेकर आई हूँ। इस पूरी कहानी को शेयर करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो भी ओपिनियन देना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड नोन पर्सन्स के साथ शेयर करें। सो गाइज़, आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरे क्लाइंट की, जो कि आउट ऑफ इंडिया रहते थे। ओरिजिनली वो इंडिया के ही हैं बट उनका जॉब फॉरेन में है। दोस्तों, हम कभी भी अपने क्लाइंट की पूरी डिटेल्स को सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते हैं, उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हैं हम। तो इसीलिए मैं इससे ज़्यादा उनकी डिटेल्स तो आपको नहीं बता पाऊँगी। दोस्तों, मेरी जो क्लाइंट है, एक्चुअली जो क्लाइंट थी जिनकी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ समय पहले किया था, वो एक फीमेल है। उनकी एज 50 इयर्स है और वो अपने लेग पेन से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अब आप सोचेंगे, लेग पेन तो बहुत ही कॉमन सी बात है, हर किसी को होती है। तो दोस्तों, उनका लेग पेन कॉमन नहीं था। उनके एक पैर में, उनके लेफ़्ट साइड के पैर में बहुत ज़्यादा पेन बहुत महीनों से हो रहा था और इसके लिए उन्होंने कई डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, कई सारी दवाइयाँ खाई, कई सारा मेडिटेशन भी किया, कई सारे तरीके के मेडिटेशन भी किए, लेकिन फिर भी उनको कोई भी राहत मिल नहीं पा रही थी। एक दिन उन्होंने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। वो मेरे इंस्टाग्राम को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे थे, पर एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी ट्राई करके देखूं। उन्होंने इस टॉपिक के बारे में बहुत लोगों से सुना था, उनके कई सारे ऐसे फ्रेंड्स भी थे जो उनको एडवाइस करते थे इस थेरेपी को लेने के लिए, बट उनका बिलीफ नहीं था इस थेरेपी पे। बट जब उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार इस थेरेपी को भी ट्राई करके देखा जाए, और उन्होंने मुझे डीएम किया। उन्होंने मुझसे पहले पूरी डिटेल्स पूछी, इस थेरेपी में क्या होता है, कैसे होता है, क्या सचमुच में इसको करने के बाद मेरा पैर ठीक हो जाएगा, क्या गारंटी आप देते हैं इस बात की। दोस्तों, इस तरह के उनके बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने उन्हें प्यार से समझाया कि देखिए बहन, मेरा काम है अपना 100% देना, आपको वो रूट कॉज दिखाना जिसकी वजह से आपके पैर में ये प्रॉब्लम है। इसके बाद आपके एफर्ट्स ही आपके प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। जब आप अपनी पास्ट लाइफ में जाकर अपने उस रूट कॉज को देख लेंगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आप आज अपने वर्तमान में झेल रहे हैं, और उसके बाद आप जिस तरीके से एफर्ट्स करेंगे, जिस तरीके से पॉजिटिव एफर्ट्स आपको करने चाहिए, अगर आप वैसे करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपका पैर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उन्होंने, हालांकि वो पूरे कन्विंस तो नहीं हुए थे मुझसे, लेकिन उनको एक ट्रायल लेना था। दोस्तों, हमने टाइम की सेटिंग करी और उनका सेशन कंडक्ट किया। जब प्रोसेस स्टार्ट किया तो बहुत इजीली वो ट्रांस में चले गए।
और बहुत ही आसानी से उनको बहुत ही क्लियर विजन आने लगे। उन्होंने अपने आप को नेपाल में एक मॉन्क के रूप में देखा, जिसकी एज 25 से 30 साल के बीच में उन्होंने बताई। मैंने उनको कमांड्स दिए कि अपनी बॉडी के साथ आप अच्छी तरीके से कनेक्ट करें और फील करें क्या ये मॉन्क आप ही हैं। उन्होंने अच्छी तरीके से कनेक्ट करके मुझे बताया कि हाँ, ये मॉन्क मैं ही हूँ। मैंने कपड़े इस तरह के पहने हैं, मेरा फेस ऐसा है, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, एंड वगैरह वगैरह, इस तरह की पूरी जानकारी उन्होंने दी। आगे जब उनको अपनी लाइफ में प्रोसीड कराया, कहा कि देखिए अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, तो उन्होंने झट से कहा कि इस वक्त मैं एक आश्रम में हूँ जहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे मॉन्क हैं और हम सभी लोग इस वक्त कुछ चैंटिंग कर रहे हैं। मैंने पूछा ध्यान से सुनिए और बताइए किस तरह की चैंटिंग कर रहे हैं आप। तो उन्होंने मुझे एक चैंटिंग बोलकर बताई और कहा इस चैंटिंग को हम दिन रात सुबह शाम करते हैं और इससे हमें बहुत मेंटल पीस और स्ट्रेंथ मिलती है। मैंने उनसे पूछा देखिए क्या आपके कोई गुरु भी हैं जो आपको गाइड करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, मुझे सामने युक्तेश्वर गिरी महाराज दिख रहे हैं। मैंने कहा क्या यही आपके गुरु हैं। उन्होंने कहा हाँ, यही हमारे गुरु हैं और ये गुरु हमारे साथ हमेशा नहीं रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते हैं, हमें गाइड करते हैं, फिर दूसरी जगहों पे भी जाते हैं लोगों को गाइड करने। मैंने पूछा ये गुरु आपको किस तरीके से गाइड करते हैं। उन्होंने बताया यह गुरु हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना सिखाते हैं। आनापाना सती मेडिटेशन जो आजकल की दुनिया में बहुत पॉपुलर है, उस समय ये जो मॉन्क थे ये उसी मेडिटेशन को अपने गुरु से सीख रहे थे और सांसों से जुड़ी हुई सारी मेडिटेशंस उस काल में सिखाई जाती थी। मैंने उनको कहा देखिए आगे क्या हो रहा है। उन्होंने कहा मैं सारा टाइम ध्यान करता हूँ, बहुत खुश हूँ, पर जब कभी भी मेरे गुरु महाअवतार बाबा जी की बातें करते हैं तो पता नहीं क्यों मैं उनकी तरफ खिंचता चला जाता हूँ, जैसे कि मैं अभी जाकर उनसे मिल लूँ। मैंने पूछा क्या आप महाअवतार बाबा जी से पहले भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं कभी मिला तो नहीं हूँ, पर केवल उनका नाम सुनने मात्र से ही मेरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगता है, जैसे कि मैं इतना एनर्जी से भर जाता हूँ और मेरी आत्मा उनकी तरफ खिंचती चली जाती है। मैंने बोला ओके, क्या आपको आपके परिवार की जानकारी है? क्या आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? दोस्तों, क्योंकि उनका प्रश्न लेग प्रॉब्लम को लेकर था, तो वी एज अ थेरेपिस्ट हम उस प्रॉब्लम के रूट कॉज को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं सेशन के दौरान, क्योंकि क्लाइंट को उसके प्रॉब्लम से निजात दिलाना ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो उन्होंने बताया कि जब मैं 2 साल का था तभी मेरे माता और मेरे पिता ने खुशी खुशी मुझे मेरे गुरु युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम में उनके हवाले कर दिया था। मैंने पूछा कि जब आप बड़े हो रहे थे इस आश्रम में, यानी कि जब आप बालपन में थे, 5 से 10 साल की एज में, मैंने उनको भेजा और दिखाया और पूछा उनसे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ इस आश्रम में। मेरे गुरु जो भी मुझे सिखाते हैं, जैसे कि ध्यान करना, मंत्र उच्चारण करना, संयम का पालन करना,
इस तरह की चीज़ें मैं बहुत खुशी के साथ इन सभी चीज़ों को करता हूँ। और मैंने पूछा कि क्या आपको आपके माता पिता की याद आती है यहाँ पर? उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, लेकिन इस बात से मैं कभी भी दुखी नहीं होता। मैं यहाँ बहुत खुश रहता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं जो मेरी तरह ही जीवन जी रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण इंसिडेंट पे जाएंगे। दोस्तों, उनको कमांड्स दिए गए और उसके बाद उन्होंने अपने आप को सीधे महाअवतार बाबा जी की गुफा में देखा। उन्होंने अपने आप को महाअवतार बाबा जी के सामने देखा। मैंने पूछा यहाँ पे आप कैसे आए हैं, क्या अपने आप आए? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी महाराज जी के साथ आया हूँ। उन्होंने ही मुझे, मेरे अंदर जो महाअवतार बाबा जी के लिए प्रेम था उसे देखकर मुझे उनसे उनके दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इसके बाद मैंने उनसे पूछा बताइए आपकी लाइफ में आगे क्या हो रहा है? महाअवतार बाबा जी से आपने क्या बातें की, क्या उनसे पूछा? उन्होंने सारी बातें मुझे डिटेल में बताई कि उन्होंने कहा महाअवतार बाबा जी को कि महाराज, मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ और मैं आपकी चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं सदैव आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। महाअवतार बाबा जी ने कहा पुत्र, तुम इस वक्त वापस जाओ और जो तुम्हारी अभी जिंदगी का जो तुम्हारा सफ़र है उसे पूरा करो। अभी तुम्हारा समय नहीं आया है कि तुम मेरे चरणों की सेवा करो या अपना जीवन मेरे चरणों में न्यौछावर करो। तुम्हें अभी जीवन में बहुत कुछ सीखना है और अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को और अपने लोगों को बहुत कुछ सिखाना है। तुम्हें क्रिया योग, आनापानासती मेडिटेशन को स्प्रेड करना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स बोल रही हूँ, पर जो मेरे क्लाइंट जब ट्रांस में थे तो वो प्योर हिंदी में बात कर रहे थे। उतनी हिंदी मैं ठीक से यहाँ पे बोल नहीं पा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, इस बात से वो बहुत निराश हो गए। वो महाअवतार बाबा जी को छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे और उनके दोनों आँखों से आंसू, जैसे कि उनका अंदर का प्रेम उनकी आँखों से आंसू बन के निकलते जा रहे थे। आखिरकार गुरु की बात की इज्जत रखते हुए वे वापस लौटने को तैयार हो गए और वापस अपने युक्तेश्वर गिरी महाराज जी के साथ अपने आश्रम को लौट आए। आश्रम में आने के बाद उनका दिल बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। हर पल वो महाअवतार बाबा जी की यादों में खोए रहते। ना तो वो ध्यान कर पा रहे थे और ना ही कुछ और। ये बातें उनके जो गुरु थे महाराज युक्तेश्वर गिरी जी, वो भी नोटिस कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे। उन्होंने बहुत प्यार से उसे समझाया कि पुत्र, जो जीवन तुम यहाँ पर लेकर जीने के लिए आए हो उसे पूरा करो। जीवन में जो भी तुम्हें महाअवतार बाबा जी ने जो भी तुम्हें ज्ञान दिया है, संदेश दिया है, उसे पूरा करो, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हारी आत्मा उनकी आत्मा के साथ जाकर मिल जाएगी। तुम सदैव के लिए उनके पास, उनके चरणों में इसी प्रकार से रह सकते हो। दोस्तों, मेरे क्लाइंट मन ही मन इन सभी बातों को समझते भी थे और जानते भी थे, लेकिन उनकी आत्मा उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं करने दे रही थी। जिस प्रकार एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए ऑब्सेशन हो जाता है, उसी प्रकार से उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऑब्सेस्ड फील कर रही हूँ महाअवतार बाबा जी के लिए। दोस्तों,
इसके बाद वो खामोश हो गए कुछ देर के लिए। मैं उन्हें बार बार कमांड्स दे रही थी, आगे देखो और बताओ क्या हो रहा है, पर वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे मेरे कमांड्स का। थोड़े 2-3 मिनट के बाद उन्होंने जब रिप्लाई किया तो उन्होंने बताया कि अब मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरा शरीर पानी के ऊपर तैर रहा है। तो फिर मैंने उनको बोला, समय में पीछे जाकर देखिए आपकी मृत्यु कैसे हुई और कब हुई। उन्होंने बताया, महाअवतार बाबा जी के गुफा से लौटने के 1 वर्ष बाद ही मैं इस दुख को झेल नहीं पाया और एक नदी में जाकर मैंने आत्महत्या कर ली, मतलब अपने आप को पानी के हवाले कर दिया। दोस्तों, इसके बाद मैंने उनको पूछा, अपने शरीर को देखिए, मृत्यु के समय आपके आखिरी विचार क्या है उसे देखिए। उन्होंने देखा और बताया कि मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि मैंने जो ये फैसला लिया अपने जीवन को ख़त्म करने का, वो मैंने बहुत गलत किया है। क्योंकि दोस्तों वो मॉन्क थे तो उन्हें सही और गलत का पूरा ज्ञान भी था, लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रेम करते थे अपने गुरु के साथ, महाअवतार बाबा जी के साथ, जिस प्रेम के वश में उन्होंने अपने सही गलत का जो ज्ञान था उसको भी भूल गए। जब उनकी सोल ऊपर स्पिरिट गाइड से मीटिंग करने के लिए गई, तब उन्हें जो मैसेजेस मिले, वहाँ पे स्वयं महाअवतार बाबा जी प्रकट होकर उनके स्पिरिट गाइड के रूप में उनको सबसे पहले तो गले लगाया। दोस्तों, जिस प्रकार हम कितनी भी गलती करें, हमारे माता पिता जो हैं वो हमसे कभी भी नाराज़ नहीं होते। वो थोड़े समय के लिए गुस्सा कर सकते हैं पर वो कभी नाराज़ नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से महाअवतार बाबा जी ने भी उनको प्रेम से गले लगाया और उन पे थोड़ा गुस्सा भी किया कि ये तुमने क्या किया पुत्र, इतने जन्मों की तपस्या को तुमने यूं ही व्यर्थ कर दिया। अब ना जाने कितने और जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे इस एक गलती को, जो आत्महत्या का भयंकर पाप तुमने किया है, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें कई सारे जीवन लेने पड़ेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस सफ़र में मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा। दोस्तों, यहाँ से हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए, हमें कभी भी सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए, आत्महत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। यदि हम एक बार किसी भी कारण से आत्महत्या करते हैं तो हम अपने कई जन्मों के अच्छे कर्म को मिटा देते हैं और आने वाले कई सारे जन्मों में हमें वापस से वही परिस्थितियाँ क्रिएट होती जाती हैं हमारे लिए, जिसकी वजह से हम बार बार सुसाइड कर सकते हैं। और हमारी जो सोल का इवोल्यूशन है, हमारी आत्मा की जो उन्नति है, वो नीचे की ओर चली जाती है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगी, आप ऐसा कोई कदम कभी भी ना उठाएं। चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए जीवन में, उन मुश्किलों से लड़ें जब तक कि आप जीत न जाएं। जैसे ही आप सुसाइड करते हैं तो आप अपने द्वारा लिखे हुए सोल प्लान को खुद ही खत्म कर देते हैं। ये परिस्थितियाँ, ये जीवन हम स्वयं चुनकर आते हैं और हमारे एक गलत फैसले से हम अपने खुद ही बनाए हुए प्लान को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, हर एक परिस्थिति में हमारे लिए कुछ न कुछ लर्निंग होती है, कुछ न कुछ सीख होती है। लेकिन जब ह्यूमन फॉर्म में हम अर्थ पे होते हैं तो उन चैलेंजेस को हम पहाड़ की तरह देखते हैं और लगता है जैसे अब जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा। तो दोस्तों, आगे की बात बताती हूँ। फिर मैंने उनको कमांड्स दिए, आप महाअवतार बाबा जी से पूछिए, आपके लेग में जो ये प्रॉब्लम हो रही है इतने महीनों से,
इसका रीज़न क्या है? तो महाअवतार बाबा जी से उन्होंने पूछा और उनको उत्तर मिला कि बहुत पीछे के जन्मों में उन्होंने किसी एक जन्म में किसी एक इंसान की बहुत ही क्रूरता के साथ दोनों पैर काट दिए थे। वो पूरा जीवन उन्होंने महाअवतार बाबा जी के सामने देखा। दोस्तों, जब हमारी सोल स्पिरिट वर्ल्ड में होती है तो बेहद ही सूक्ष्म होती है और उस समय पे कितने ही जीवन के कितने ही रूट कॉज को देख सकती है। बस हमें ज़रूरत होती है तो अपने स्पिरिट गाइड से सवाल करने की। जब स्पिरिट गाइड सही समझते हैं तो वो हमें पूरा जीवन दिखाते हैं। जब उन्हें लगता है कि अभी हमारे लिए वो देखना सही नहीं है तो वो हमें मना भी करते हैं। इन्होंने देखा कि पास्ट की एक लाइफ में एक ये बहुत ही एक जंगल में एक आदिवासी इंसान के रूप में जीवन जी रहे थे और बहुत ही क्रूर थे। यदि कोई अजनबी व्यक्ति आता इनके एरिया जो जिसमें ये रहते थे उसके आसपास, उसको ये बंदी बनाकर सीधे मौत के घाट उतार देते थे। किसी के पैर काट देते थे, किसी के हाथ काट देते थे, किसी को तो पूरा जला देते थे। इस तरीके से इन्होंने बहुत लोगों की जानें ली थी। दोस्तों, आदिवासी लोग बहुत ही छोटी सी जगह में रहना पसंद करते हैं और बहुत ही रिजर्व्ड स्पेस में रहते हैं। उनकी दुनिया उनके लोग ही होते हैं और यदि कोई अजनबी व्यक्ति उनके आसपास भी आता है जिसकी लैंग्वेज वो नहीं समझते तो उन्हें वो व्यक्ति अपने लिए और अपनी समुदाय के लिए खतरा लगता है। दोस्तों, वो अपने एरिया और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो कदम उठाते हैं चाहे किसी की जान लेना क्यों ना हो। तो दोस्तों, वहाँ से इनको ये पाप लगा था। इस वजह से इनके पैरों में हमेशा दर्द रहा करता था। कितने भी डॉक्टर को इन्होंने दिखा लिए, कितने भी इन्होंने दवाइयाँ खा ली, पर कोई फ़ायदा इनको नहीं मिला। दोस्तों, फिर इसके बाद जितनी भी आत्माओं के साथ इन्होंने बर्बरता की थी, जिनके अंग काटे थे या जिनको मौत के घाट उतारा था, उन सभी आत्माओं के स्पिरिट्स को वहाँ पे कॉल किया, बुलाया उनको और महाअवतार बाबा जी के प्रेजेंस में उन सभी आत्माओं के साथ माफ़ी मंगवाई, कॉर्ड कटिंग करवाई। दोस्तों, इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपने पूरा जीवन देख लिया तो आपके लिए माफ़ी मांगना आसान है, पर सामने वाली आत्मा जिसने दुख भोगा है आपके हाथों के द्वारा, उसके लिए माफ़ करना थोड़ा कठिन होता है। तो दोस्तों, उन आत्माओं ने थोड़ा समय लिया पर आखिरकार इनको माफ़ किया और इसके बाद फिर इनको इनकी क्लेंजिंग करवाई। क्लेंजिंग एंड प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें आत्मा के अंदर जितनी भी दुख तकलीफ़ें, जो भी उस जीवन की बची हुई यादें हैं, उन सभी को स्पिरिट वर्ल्ड में ही क्लेंस करवाकर हम वापस प्रेजेंट लाइफ में लाते हैं, प्रेजेंट बॉडी से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को करने के बाद जब ये वापस प्रेजेंट लाइफ में प्रेजेंट बॉडी के साथ कनेक्ट होकर इन्होंने अपनी आंखें खोली तो इन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया और इनको यकीन नहीं हो पा रहा था दोस्तों कि इन्होंने जो देखा वाकई में इनकी पास्ट लाइफ थी या इनकी कोई इमेजिनेशन थी, कोई कल्पना थी। मैंने कहा, इसकी परख करने के लिए आपको थोड़ा सा समय चाहिए। आप थोड़ा सा समय बीतने दो। कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, कुछ लोगों को कुछ महीने बाद रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, तो मैंने इनको कहा, कुछ समय बीतने दो। यदि आपको अपने अंदर इस सेशन के बाद कुछ चेंजेस समझ में आते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है उसमें राहत मिलती है, उसके बाद आपको स्वयं इस बात का जवाब मिल जाएगा कि ये आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है या आपकी कोई इमेजिनेशन थी। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद उनका फीडबैक मेरे पास आया कि मैम, आपने सही कहा था, मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल चला गया है
और उस दिन के बाद से ना जब कभी भी मैं सोती हूँ या ध्यान में बैठती हूँ तो मेरा ध्यान भी अच्छा लगता है और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है, जो कि पहले नहीं हो पाता था क्योंकि इतना ज़्यादा पेन मेरे लेग्स में रहता था। मैं तो बहुत खुश हुई उनका रिव्यू देखकर और मैंने पूछा कि अब आपका क्या कहना है, क्या अभी भी आपको वो लाइफ जो आपने देखी इमेजिनेशन लगती है? तो उन्होंने कहा नहीं मैम, जैसे जैसे समय बीता ना, क्योंकि वो मेरी ही आत्मा थी जो वो जीवन जी कर आई थी और ये भी मेरी ही आत्मा है जो ये जीवन जी रही है, दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही आत्मा है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता ना, मैं और गहराई से उस जीवन को समझ पाई। कुछ बातें जो सेशन के दौरान मुझे अच्छे से समझ नहीं आ पाई थी, वो बातें धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगी। जैसे कि मैं इतना ज़्यादा प्रेम क्यों करती थी उस लाइफ में महाअवतार बाबा जी से। उसका जवाब ये मुझे मिला अपने मन में कि किसी जीवन में मैं उनको बहुत फॉलो करती थी और बहुत प्रेम करती थी उस जीवन में। हालांकि मुझे उनके कोई दर्शन तो नहीं हुए थे, लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से उनको प्रेम करती थी और मेरी इच्छा थी कि कभी ना कभी मैं उनके दर्शन करूं, जो कि इस मॉन्क वाली लाइफ में पूरे हुए। लेकिन मैम, जब तक मेरी सोल को कुछ लर्निंग्स लेनी थी, जब तक मैं वो लर्निंग्स नहीं ले लेती थी, तब तक मैं महाअवतार बाबा जी के साथ एक नहीं हो सकती थी। इसके लिए मुझे और भी कई जीवन लेकर अपने अंदर वो क्लेंजिंग करनी थी और वो सारे लेसन्स लर्न करने थे जो कि मैं नहीं समझ पा रही थी उस जीवन में। तो दोस्तों, ये कहानी थी मेरे क्लाइंट की। दोस्तों, आपको एक सवाल यहाँ पे आ सकता है कि उनकी तो लेग में प्रॉब्लम थी, फिर कैसे उन्होंने वो मॉन्क वाली लाइफ देखी? मॉन्क वाली लाइफ के अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं था। दोस्तों, कई बार जब हम ट्रांस में होते हैं ना, तो उस वक्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे जो मास्टर्स हेवन में हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो हमें जो लाइफ हमारे लिए देखना ज़रूरी है वो लाइफ हमें दिखाते हैं। साथ ही साथ यदि अगर वो एग्जैक्ट लाइफ ना खुली हो जो लाइफ हमें देखनी है, तो हम स्पिरिट वर्ल्ड में डायरेक्टली स्पिरिट गाइड से भी पूछ सकते हैं कि हमारे जीवन में जो ये समस्या है उसका रीज़न क्या है। अब आप बोलेंगे, रीज़न पूछना क्यों ज़रूरी है? क्या हम डायरेक्टली अपने समस्या का समाधान नहीं करवा सकते? तो दोस्तों, एक कहावत है, टू रिलीज इज़ टू रिलीव। मतलब किसी चीज़ को अगर रिलीज़ करना हो, छोड़ना हो, तो दोबारा उस दर्द को जीना पड़ता है या उस मोमेंट को जीना पड़ता है। यदि आप देख लेते हैं कारण को कि किस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, उसके बाद ही आपका वो पेन रिलीज़ हो जाता है दोस्तों। क्योंकि वो पेन इस जीवन का तो था नहीं। इस जीवन में तो वो बहुत ही अच्छी महिला है, उनका प्रोफेशन भी अच्छा है, वो एक अच्छी इंसान भी है, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया इस जीवन में, ना ही किसी के पैर काटे। तो फिर किस पाप की वजह से लेग में इतना प्रॉब्लम? और अगर छोटी मोटी कहते हैं कि थकावट की वजह से प्रॉब्लम होती है, फिर तो डॉक्टर के पास जाने से और दवाई खाने से ठीक हो जानी चाहिए थी, पर वो भी नहीं हो रहा था। तो ये उस जीवन का पाप था, उस जीवन के कर्मा थे। पाप कहना एक्चुअली सही वर्ड नहीं रहेगा। कर्मा ना तो गुड होता है ना बैड होता है, कर्मा कर्मा होता है। जैसे सीड हम बोते हैं वैसा ही फल हम काटते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको आज की मेरी ये केस स्टडी कैसी लगी है, और क्या आपके कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, थैंक यू सो मच।